हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देखेंगे सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की पृष्ठभूमि। जो इसका इतिहास है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे सेक्शंस पर। पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है कि जो वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता है, क्या यही फाइनल है या फिर इससे पहले भी दंड प्रक्रिया संहिताएँ आ चुकी हैं। तो इससे पहले भी देखिए 4 से 5 बार दंड प्रक्रिया संहिताओं ने स्थान लिया है। तो सबसे पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उससे पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता का प्राचीनतम रूप है, उच्चतम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 के रूप में संगठित हुआ। ठीक है, जो सबसे पहले कब आई थी? 1852 में। जिसे उसके बाद में पहले ये दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम उच्चतम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 था। फिर उसके बाद में ये हो गया उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1865। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से फिर उच्च न्यायालय हो गया। और उसके बाद फिर ब्रिटिश भारत में जो प्रांत हैं, उनके लिए सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1861 लागू किया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत के लिए अलग से 1861 दंड प्रक्रिया संहिता लागू किया गया। फिर जिसे वर्ष 1882 में और बाद में 1898 में नई संहिता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। तो भारत में पूर्व प्रचलित 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को निरसित करके ही वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे 1 अप्रैल 1974 से लागू किया गया। ठीक है, तो जो ये भी कहा जाता है कि जो 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता है, इसने किसको रिप्लेस किया? तो इसने 1898 की पूर्व प्रचलित दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस किया है। ठीक है, और जो इसका जो विस्तार है, जम्मू कश्मीर राज्य पर उस टाइम नहीं था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर पर भारत के सभी एक्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, और इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जो इसके चैप्टर 8 जो कि सेक्शन 106 से 124 तक है, जो बताता है परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति। और चैप्टर 10 जो कि 129 से 148 और से 153 के निवारक कार्यों के लिए बंद करता है, जो पुलिस का प्रिवेंटिव एक्ट होता है, उसके बारे में बताता है चैप्टर 10। ठीक है, कि उपबंध कहाँ पर? नागालैंड राज्य और असम के जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। संहिता के शेष उपबंध को नागालैंड राज्य और असम जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा सकती है। मतलब ये कि 8, 10, इसमें 11 का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 11 भी, जो 8, 10 और 11 संबंधित उपबंध हैं, सिर्फ वही वहाँ पर लागू होंगे, अन्य नहीं। अगर राज्य सरकार चाहे तो अन्य जो हैं उन्हें भी सीआरपीसी के जो चैप्टर्स हैं उन्हें लागू कर सकती है, अन्य प्रोविजंस को भी वहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को, नागालैंड राज्य के। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो इसमें कुल 37 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है संहिता में, और 484 धाराएं हैं। ठीक है, पूछा जाए चैप्टर कितने हैं? 37, और धाराएं हैं 484। और शेड्यूल कितनी है? अनुसूचियाँ, तो अनुसूची इसमें 2। प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत अपराध के लिए निर्दिष्ट दंड, अपराध की प्रकृति, संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानती व अजमानती है, तथा उक्त अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, तो 2 इसमें अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में क्या वर्गीकरण किया गया कि अपराध के लिए निर्दिष्ट दंड, अपराध की प्रकृति, जमानती और अजमानती तथा उक्त अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ये बताया गया। और सेकंड शेड्यूल में अपराधों की प्रकृति के अनुसार संबंधित पक्ष को जारी किए जाने वाले समन वारंट आदेश के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, और जो वर्तमान संहिता की मुख्य विशेषताएं वो क्या क्या? तो इसमें पूर्व विधियों की अपेक्षा प्रचुर मानव मूल्य अंतर्ग्रस्त है। ठीक है, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त के ऋजु विचारण का बंद किया गया है। ठीक है, और इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। और विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बीते समय को सजा में समायोजित किए जाने का प्रावधान है। कुछ अपराधों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अभियोजन के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया है। तो जो ये पहले तो फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फेयर ट्रायल मतलब कि निष्पक्ष। ठीक है, और इसमें न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, मतलब किसी का भी हस्तक्षेप न हो, स्पेशली कार्यपालिका का। और विचारण के दौरान न्यायिक परीक्षा में यदि किसी अभियुक्त ने समय बताया है, तो वे उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा। मतलब ये है कि वो काफ़ी टाइम से उसका ट्रायल चल रहा है किसी एक्यूज का, और वो उस टाइम पर कस्टडी में है। ठीक है, पुलिस की हिरासत में ले रखा है उसे,
और उसके बाद में जो उसे सज़ा दी जाती है, मान लो 7 वर्ष या 10 वर्ष की, तो यदि उसने 2 वर्ष ऑलरेडी उसमें काट लिए हैं तो वो उसमें समायोजित किए जाएंगे। मान लीजिए कि 7 वर्ष या 10 वर्ष की सज़ा दी है तो वो सिर्फ 8 साल ही सज़ा काटेगा, ठीक है। और कुछ अपराधों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अभियोजन के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया है, मतलब कि जल्दी न्याय प्रदान करने के लिए। इस पर एक केस भी है, हुसनारा खातून, जो कि स्पीडी ट्रायल से संबंधित है, ठीक। तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया है। पहले 3rd क्लास भी होते थे, अब नहीं है, अब सिर्फ 1st क्लास और 2nd क्लास हैं, ठीक है। जूरी विचारण की भी समाप्ति की गई है। पहले जूरी ट्रायल होता था, वो भी अब नहीं है। आपातकालीन आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण का निषेध तथा सेशन न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की भांति पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। जो रिवीजन है, वादकालीन आदेशों के विरुद्ध रिवीजन का निषेध किया गया है। जो वादकालीन आदेश होते हैं उनमें रिवीजन नहीं होगा। और सेशन न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की भांति पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई, मतलब दोनों को। ये पूछ जाता है क्वेश्चन कि रिवीजन की पावर किसको, हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, तो दोनों को। आपको याद रखना है, प्री का क्वेश्चन है। मुकदमे के स्थगन कराने की प्रार्थना पत्र पर अन्य पक्षों को खर्चा दिलाए जाने की व्यवस्था एवं पंजीकृत डाक द्वारा भी समन भेजे जाने का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो मुकदमे के जो स्थगन कराया था उसके टाइम पर जो प्रार्थी हैं उन्हें खर्चे दिलाने की व्यवस्था की गई है और पंजीकृत डाक द्वारा भी समन भेजा जा सकता है, इसमें बताया भी गया है। और तुच्छ मामले की अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति की स्थिति में न्यायालय में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के स्थान पर डाक द्वारा जुर्माने की धनराशि भेजने का भी प्रावधान है। जो तुच्छ मतलब छोटे मामले होते हैं ना, उनमें यदि अभियुक्त चाहे तो बिना उपस्थित हुए डाक द्वारा धनराशि भेज सकता है और उसे समायोजित कर लिया जाएगा इसमें। और निर्धन अभियुक्तों को प्रत्येक सेशन विचार में राज्य की ओर से विधिक सहायता, जो कि सेक्शन 304 CRPC बताता है और आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। निर्धन जो अभियुक्त हैं उनको सेशन विचार में राज्य की ओर से फ्री विधिक सहायता दी जाएगी। और अग्रिम जमानत का प्रावधान ये उत्तर प्रदेश में राज्य में वर्ष 1976 से निश्चित कर दिया है, लेकिन अब ये 2018 से फिर से अप्लाई हो गया है उत्तर प्रदेश में भी। आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये कि अब 438 उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई है। तो अमेंडमेंट के द्वारा 1978, 1980, 83 वर्तमान संहिता में 2018 में अमेंडमेंट किए गए हैं। ये जो जितने भी 2005, 2006, 2000 जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ वो 2018 को हुआ था और जिसका प्रवर्तन 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी बना गया है, ठीक। संहिता का विस्तार। तो भारत राज्य के क्षेत्र के अतिरिक्त संहिता भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपरी आकाश क्षेत्र में भारतीय पंजीकृत वायुयान, भारतीय समुद्रिक क्षेत्र, सरकारी तो निजी पोतों एवं विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के भवनों पर भी विस्तृत है। मतलब ये सिर्फ न जमीन पर बल्कि ऊपर वायु में, समुद्र के क्षेत्र में और विदेशों में भी इसका ये अप्लाई है। यदि कोई भारत का नागरिक विदेश में अपराध करता है तो वहाँ भी अप्लाई होगी। संहिता में वर्णित भारत पद से वह भारत अभिप्रेत है जो संहिता के इस अधिनियमित किए जाने की तिथि पर अस्तित्ववान था, जो कि सिक्किम संहिता के अधिनियमित की तिथि 1 अप्रैल 1974 ईस्वी के पश्चात वर्ष 1975 ईस्वी में भारत संघ सम्मिलित हुआ। अतः संहिता के भारत पद के अंतर्गत सिक्किम समाविष्ट नहीं है, ठीक। और सिक्किम राज्य गाली शेयरिंग तमांग के बाद में अभी निर्णित किया गया कि एक औपचारिक विस्तार के बिना दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार सिक्किम में नहीं किया जा सकता, ठीक। अब जब इसका हम सेक्शन वाइज देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमने इसकी पृष्ठभूमि जानी है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।